हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? चलिए, वेट अ सेकेंड। क्या पूछ रहे हो? आप में से कई लोगों का गेट का पेपर भी होगा, है ना? कब है गेट का पेपर? जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा मुझे समय दे दो, मैं पीडीएफ अपलोड कर दूं। दीपक राजौरिया, थ्योरी प्लस एमसीक्यूज लगातार चल रहा है, ठीक है। और विकास भारती यूपीपीसीएल की डेट अभी आई ही नहीं है, तो बढ़ेगी क्या? पहले तो डेट आएगी तब बढ़ेगी। उन्होंने डेट ही नहीं डिस्कस की है तो बढ़ेगी क्या? जी हाँ, तो क्या हो गया बताओ? क्या हो गया मिस्टर आदर्श? जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अपलोड हो रही है पीडीएफ, एक सेकेंड।
आपको एक जरूरी सूचना ये देनी थी कि आप में से जो लोग भी एसएससी का सब्सक्रिप्शन या फिर किसी भी किसी का भी सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं, एक अनअकैडमी की तरफ से एक सूचना आई है कि इंफॉर्मेशन आई है। कल मैंने ग्रुप में अपलोड किया था, फिर मैंने हटा दिया था। ये जो 10% डिस्काउंट मिलता था ना, अब आपको ये कोड लगाने पर ये आपको 10% डिस्काउंट मिलता था, अब ये सिर्फ 5% डिस्काउंट मिलेगा। ओनली 5%। जिन लोगों ने नहीं लिया तो मैं पहले ही बता दूं दैट सब्सक्रिप्शन डिस्काउंट रिड्यूस टू 5%। अब से सिर्फ और सिर्फ 5% मिलेगा, 10% नहीं मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। जिन लोगों को लेना हो वो लोग जल्दी से जल्दी ले लेंगे, और बाकी जिन लोगों ने ले लिया वो तो बेनिफिट में है ही। ये सारे सब्जेक्ट करवा दिए हैं मैंने। और इलेक्ट्रिकल मशीन नहीं, कोड वही रहेगा लेकिन डिस्काउंट सिर्फ 5% रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट शुरू हो रहा है एज अ न्यू। मुझे कोर्स क्रिएट करने का समय मिले जैसे ही तो मैं कोर्स क्रिएट कर लूंगा। ठीक है, और कोर्स क्रिएट करके आपको बता दूंगा कि कोर्स क्रिएट हो चुका है। तो जो लोग सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं वो अभी कर लें। आपको जल्द नहीं, मार्च से नहीं, बहुत जल्दी आपको सिर्फ और सिर्फ 5% डिस्काउंट मिलने वाला है। कब से होने वाला है ये मुझे भी नहीं बताया गया डेट। बहुत जल्द हो जाएगा, आपको जल्दी आपके में ये रिफ्लेक्टेड होने लगेगा। जैसे ही आप कोड अप्लाई करोगे वहां पर सिर्फ 5% डिस्काउंट मिलेगा, 10% आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ओके, कोड रहेगा, कोड में कोई चेंजेस नहीं है। सो देयर आर नो चेंजेस इन कोड। ASHISH10, ASHISH10। ओके, बात यह है कि अब जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, आपको मालूम है कि अनअकैडमी भी अब 10%, इतने सस्ते सब्सक्रिप्शन अवेलेबल कब तक रहेंगे आप समझिए। इतने सस्ते सब्सक्रिप्शन जो है वो कब तक रहेंगे? 2 साल में आपको 7,020 रुपए में मिल रहा है अभी। ये अब कब तक सस्ता रहेगा? है ना? तो समझना चाहिए इस चीज को। बाकी आपकी मर्जी है, आप जब चाहे जब सब्सक्राइब करें। हाँ, if the input frequency of bridge rectifier is 100, then the output frequency will be, so what is the correct answer? Only 15 सेकेंड टाइम रहेगा आपके पास। जी हाँ, प्राइस भी बढ़ जाएगा और डिस्काउंट भी कम हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज 200 हर्ट्स। करेक्ट आंसर इज 200 हर्ट्स। मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी जो है वो इस सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है और पल्स पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर आपको ट्वाइस टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी मिलती है ब्रिज रेक्टिफायर में। ट्वाइस टाइम्स ऑफ 100 आपको मिल जाएगा 200 हर्ट्स। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओनली promising solution of feeding the field winding of large turbo alternators above 500 megawatt is? So correct answer would be B, brushless excitation system। अब देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पर वेरिएशन डिपेंड करता है, अलग अलग जगह अलग अलग कंट्रोलिंग की जाती है। फील्ड वाइंडिंग लार्ज टर्बो अल्टरनेटर्स में ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम के द्वारा सप्लाई करना बेहतर रहेगा। सुनिए, बात यह है कि अब परमानेंट ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम समझ रहे हो कि नहीं? आपको वियर एंड टीयर प्रॉब्लम खत्म हो गई, आपकी मेंटेनेंस प्रॉब्लम जो है वो कुछ हद तक कम हो गई। आप परमानेंट मैग्नेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं टू टू क्रिएट द एसी, टू जनरेट द एसी। डीसी एक्साइटर और थायरिस्टर ब्रिज, इन सभी में आपको रिपल्स मिलने के चांसेस हैं, और रिपल मतलब कंट्रोल करना पड़ेगा, कंट्रोलिंग सर्किट यूज करना पड़ेगा।
जी, कंट्रोलिंग डीसी यूज करना पड़ेगा। दैट इज वाई हम लोग ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम का प्रयोग करेंगे। हर जगह अब जो है मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट कम होती चली जा रही है, रिक्वायरमेंट कम होनी चाहिए भी, है ना। तो इसीलिए हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा जो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है वो कम हो, तो हम ऐसी मशीन का इस्तेमाल करें जहां पर परमानेंट मैग्नेट्स लगे हों और हाईली पावर्ड मशीन जो है वो यूज की जानी चाहिए। और मिस्टर दीपक सिंह, जो डीवी आपने पढ़ा है वो मैंने ही पढ़ाया है आपको। डीवी मैंने बताया है कि थायरिस्टर कंट्रोल रेक्टिफायर्स का इस्तेमाल किया जाता है, मैंने ही बताया है। लेकिन कई जगह हम लोग ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम का भी अब प्रयोग करने लगे हैं। तो ये यही है ओनली प्रॉमिसिंग सॉल्यूशन ऑफ फीडिंग द फील्ड वाइंडिंग ऑफ लार्ज टर्बो अल्टरनेटर्स अबव 500 मेगावाट, कि आप जो है ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम का उपयोग करें। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल। लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल इज 15 सेकेंड्स मिलेंगे सिर्फ। मेरे पास एक और अपडेट आया है, जो कमेंट में है उसमें साइड में सब्सक्राइब लिखा है। जो प्लस वाले हैं उन लोग, वो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं। जो नॉन प्लस वाले हैं वो अलग ही दिख रहे हैं अब। तो मुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसने सब्सक्रिप्शन लिया किसने नहीं लिया। करेक्ट आंसर इज 4 पाई। द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल इज 4 पाई रेडियन। ओके, ये आपका करेक्ट आंसर है। So your answer should be B. Next, the minimum size of aluminium cable generally used for light and fan subcircuits is 1 upon 1.40 mm, having current capacity of। आज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास है, ध्यान रखिएगा, यूट्यूब पर रात में 9 बजे से, और एमसीक्यूज के साथ है। तो पहले अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ लिया है उस पर आए हुए एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उसके बाद टॉपिक पढ़ेंगे। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक तरीके से आपका खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है ना। सो करेक्ट आंसर इज 10 एम्पियर। 15 एम्पियर नहीं, 10 एम्पियर होता है। अभी ये मिनिमम साइज ऑफ एल्यूमिनियम केबल जनरली यूज फॉर लाइट एंड फैन सब सर्किट इज 1 upon 1.40, हैविंग करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 10 एम्पियर। ये डेटा बेसिस क्वेश्चन है, इसको ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल ने निर्धारित किया है, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, which of the following statement is correct with reference to the process फोलोनाइजेशन। आयोनाइजेशन है यार, ये मैं वही कहूं कि ये क्या है, द प्रोसेस आयोनाइजेशन, प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन, ऑफ है। ओके, प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन, चलो बताओ। मिस्टर दीपक सिंह, सचिन और दीपक राजौरिया, अमरजीत कुमार, चांदनी गुप्ता, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। सारे के सारे प्लस नॉन प्लस वाले हो। करेक्ट आंसर इज डी, valence electrons is removed from the atom। D answer is right। D answer is right। ओके, आयोनाइजेशन कब होगा? आयोनाइजेशन कब होगा? जब होगा जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा या पॉजिटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करोगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, बाहर निकालोगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। मेरी खुशी आंखों में दिख रही है? कैसी खुशी दिख रही है भाई? नहीं, अब मैं बताऊंगा ना जिन्होंने प्लस नहीं लिया है। पेट में गुड़गुड़ होगी, बता रहा हूं मैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस रिवील्स द टोपोलॉजी ऑफ द पावर सिस्टम नेटवर्क। अरे मजाक कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, करो। पढ़िए, जहां से आपको सोर्स मिल सके आप वहां से पढ़िए, जरूरी नहीं है कि आप प्लस लें, ये आपकी मर्जी है, आपको पढ़ना है ना, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, डिस्काउंट 5% हो गया है भाई, पहले ही बता दो। डिस्काउंट 5% हो जाएगा।
डिस्काउंट जो है वो घट के 5% हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज डी। करेक्ट आंसर इज डी, बस इंसिडेंस मैट्रिक्स। Topology of the power system network. Which one of the following matrices reveals the topology of the power system network? That matrix is called bus incidence matrix. ठीक है, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, पावर सिस्टम का एक चैप्टर है, बताऊंगा ये कैसे है। नेक्स्ट, हाँ, लोड फ्लो। The radius of a sphere is given as 40 plus minus 0.5 mm. The estimated error in its mass is, कितनी एरर है उसके मास में? टाइम चाहिए। देखिएगा टोटल अभी तक में कितने क्वेश्चन आपने किए आउट ऑफ 120, 120 सवालों में। और टाइम चाहिए? बहुत कम लोगों ने आंसर दिया है भाई। अब बताओ, सिलेक्शन नहीं होता तो फिर क्यों क्यों दुख होता है? आसान आसान से क्वेश्चन जब आप नहीं कर पाते तो। करेक्ट आंसर इज 3.75%। अरे ये इसका कितना परसेंट है ये पूछ रहा था, तो 0.5 डिवाइडेड बाई 40 कर दो ना, कितना आ रहा है ये? 0.5 डिवाइडेड बाई 40 करने पर कितना आ रहा है? 0.0125 आ रहा है ये तो। The radius of a sphere is given as limited error and its mass is, अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके। तो यहाँ पर रेडियस दी हुई है 40 प्लस माइनस 0.5 mm। द एस्टिमेटेड एरर इन इट्स मास इज, ओके ओके, 0.0125 जो आ रहा है ना, उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो। मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 3। कितना आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करने पर? इस रेडियस का क्यूब होगा, तो क्यूब के केस में एरर का 3 गुना हो जाएगा, 0.0375, 3.75%। ये आंसर इज राइट। मुझे लगा कि ये एस्टिमेटेड एरर इन रेडियस ही पूछ रहा है, so ये आंसर इज राइट। ओके, आ गया समझ में? द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व, फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो जब आप घनत्व करेंगे, आयतन निकालेंगे, तो आयतन के केस में 4/3 पाई r क्यूब होता है, रेडियस का क्यूब होता है। तो रेडियस का क्यूब होगा तो 3 से आपको गुणा करना पड़ेगा उसकी रेडियस की एरर में। रेडियस की एरर है 0.0125, उसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे। ये कॉम्पोजिट एरर में याद आ रहा है क्या? कॉम्पोजिट एरर, कॉम्पोजिट एरर मैंने बताया था कि जब किसी की पावर होगी तो आप क्या करेंगे, उसकी पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? रेडियस की पावर है तो उसकी पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 0.0125, दैट इज 3.75%। कॉम्पोजिट एरर का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट, अच्छा सवाल था। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साइनोसॉइडल सिग्नल इज 50 हर्ट्ज, व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ द सिग्नल? ये तो बहुत आसान है, 15 सेकंड भी नहीं मिलने चाहिए इसके लिए, तो रटा हुआ होना चाहिए बिल्कुल। करेक्ट आंसर इज 20 मिली सेकेंड्स। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, 1/50 करोगे तो 20 मिली सेकेंड्स आएगा। इन ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम द कमांड इनपुट इज,
करेक्ट आंसर इज ए, डिजायर्ड स्किन टेम्परेचर। आपकी बॉडी, हाँ गलत हो गया ना, समझिए कैसे। आपकी बॉडी में सपोज किसी गर्म चीज को टच करो, तो गरम किसी भी गर्म चीज को टच करो, बहुत ज्यादा गर्म हो तो आपकी बॉडी तुरंत उसको हटा देती है ना, उससे दूर हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि उस स्किन टेम्परेचर जो भी उसको रिक्वायरमेंट है उस पर पहुंचते ही वो सेंस किया और हट गया। उससे अगर कम गर्म होता तो आप सहन कर लेते, तुरंत नहीं हटता। तुरंत आपकी बॉडी उसको रिफ्लेक्ट नहीं करती। आयरन को टच कर लिया या किसी भी बहुत तेजी से गर्म चीज को टच कर लिया तो आपकी बॉडी उसको तुरंत रिफ्लेक्ट कर देती है, तुरंत जो है उससे दूर हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि आप उस स्किन के टेम्परेचर पर पहुंच गए, है ना, जितना जितना जितने पर वो रिफ्लेक्ट कर दे। आया समझ में? सो करेक्ट आंसर इज ए। अच्छा सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मैग्नेटोमोटिव फोर्स इन अ कॉइल हैविंग 250 टर्न्स कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर? ये तो बताओ फटाफट क्या आंसर हो जाएगा इसका। योर पोल इज दिस, करिए। जल्दीबाजी में गलत नहीं करना। करेक्ट आंसर इज 2500 टर्न, 2500 एम्पियर टर्न्स। डी आंसर इज राइट। इसमें 10 का गुणा कर दो। Stepper motor has a step angle of 2.5 degree. Calculate the number of steps required for the shaft to make 25 revolutions. थर्टी सेकेंड्स हैं, करो। तो स्पीड आपको पूछी जा रही है। करेक्ट आंसर इज ए, 3600। इसमें आपको पूछा जा रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड। तो स्टेप्स का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा मल्टीप्लाई बाई पल्स रेट इन पल्स पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। 360 डिग्री। सो स्पीड आपको पूछी जा रही है, डेल्टा थीटा है 2.5, ठीक है, 25 रिवॉल्यूशन है, और आपको इसमें क्या करना है, स्टेप्स की संख्या निकालना है। स्टेप एंगल दिया है 625। 25 रिवॉल्यूशंस दिया है ना, एक सेकेंड। 25 × 2.5, ये दिया है आपको, सॉरी, ये दिया गया है 25 दिया गया है डेल्टा थीटा पल्स रेट इन पल्स पर सेकेंड डिवाइडेड बाई, ये भी 2.5 है, मैंने उल्टा कर दिया, 2.5 डिवाइडेड बाई 360। अब करो जरा 2.5, you will get speed as 3600। यूपीपीसीएल में आया हुआ है, यूपीपीसीएल में लास्ट ईयर ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। ये पूछ रहा था, पल्स रेट इन पल्स पर सेकेंड आपको पूछा जा रहा था, स्पीड दिया था 25 रिवॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 ohm resistors are connected in parallel, the equivalent resistance of the parallel connection is? पैरेलल कनेक्शन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? करेक्ट आंसर शुड बी
बी आंसर इज राइट, 25 ओम। करेक्ट आंसर शुड बी क्वेश्चन मार्क, 100 डिवाइडेड बाई 4। मैंने थोड़ी बोला बी। बी मैंने तो बोला ही नहीं, मैंने बी बोला था, करेक्ट आंसर शुड बी ऐसा। अब उसमें बी क्वेश्चन का आंसर निहित था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल डायोड? क्रिस्टल डायोड का एक कॉमन एप्लीकेशन क्या है? करेक्ट आंसर शुड बी करेक्ट आंसर शुड बी ए। करेक्ट आंसर शुड बी ए, रेक्टिफायर। मैंने आपको पढ़ाते समय ही बताया था कि आप जब आप नॉर्मल कन्वेंशनल पीएन जंक्शन डायोड की बात करेंगे तो वहां पे आपको जब एप्लीकेशन पूछा जाए तो आप रेक्टिफायर आपको ऑप्शन में दिया गया होगा और दैट इज ओनली द करेक्ट आंसर। इसने जेनर डायोड के बारे में नहीं पूछा, इसने ऑसिलेटर, इसने टनल डायोड के बारे में नहीं पूछा, इसने कन्वेंशनल पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पूछा है। ये आंसर इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन केस ऑफ एचवीडीसी सिस्टम? डी आंसर इज राइट, नीदर चार्जिंग करंट नॉर स्किन इफेक्ट। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास आज आपकी शाम को 6 बजे है, ध्यान रखिएगा, 6 PM पर। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास आज आपकी शाम को 6 बजे है। इसका आंसर डी हो जाएगा। एचवीडीसी सिस्टम में इसमें से कौन सा कथन सत्य है? ना ही कोई चार्जिंग करंट होता है और ना ही कोई स्किन इफेक्ट होता है। एसआई सिस्टम में बेस यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अच्छे अच्छे सवाल हैं, बस दिक्कत यह है कि अगर आपने रिवाइज नहीं किया होगा तो परेशानी हो जाएगी। अगर आपने रिवाइज किया होगा, अच्छे से सारे सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे तो आप कर लोगे। बी आंसर इज राइट, कैंडेला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट जो है वो कैंडेला हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ अर्थिंग इज मोस्ट कॉमन एंड बेस्ट सिस्टम ऑफ अर्थिंग? सबसे ज्यादा कॉमन क्या है और बेस्ट क्या है? वैसे तो होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ये। मालूम था मुझे। करेक्ट आंसर जो है आप ये करेंगे, लेकिन ये नहीं है, पाइप अर्थिंग है सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला। पाइप और रॉड दोनों जगह, दोनों ही यूज किया जाता है, लेकिन अब क्या करोगे, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि अपडेट कभी होता नहीं है। पाइप और रॉड दोनों यूज किया जाता है, लेकिन आपको पाइप आंसर करना है, ठीक है? आंसर पाइप करना है। इसका एक और बार करवा चुका था मैं, इसको मैं एक और बार करवा चुका था। ये नहीं सही है, बी आंसर इज राइट। इस क्वेश्चन को स्पेशल में या यूटिलाइजेशन पढ़ाते समय मैंने एक और बार बताया था, और वहां पर भी बताया था कि आपका आंसर पाइप अर्थिंग होगा। यूज दोनों में किया जाता है, लेकिन पाइप आंसर आपका करेक्ट होगा, ठीक है? A sinusoidal is expressed as 5 sin 4 pi t minus 60 degree. Find the frequency. क्लास का शेड्यूल अभी क्या क्या है, एक बार क्लियर कर दीजिए। सर देखिए, क्लास का शेड्यूल सुबह 11 बजे होती थी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास। आज किसी कारण से सुबह 11 बजे नहीं हुई, तो ये क्लास शिफ्ट कर दी गई है 6 बजे। 11 बजे नहीं, 12 बजे। तो ये क्लास शिफ्ट कर दी गई है आज 6 बजे, जो कि है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की। 3 बजे फिक्स्ड है, 3 बजे आपकी क्लास फिक्स्ड है। 3 बजे एमसीक्यू की क्लास फिक्स्ड होती है, एमसीक्यू की 5 PM पर आपकी प्लस की क्लास चलती है। 6:15 पर भी अभी तक प्लस चलती थी, लेकिन अभी नहीं चल रही। तो आज की क्लास का शेड्यूल 3 बजे, 5 बजे और 6 बजे रहेगा कल से। अच्छा हाँ, यूट्यूब की सेशन का टाइमिंग 10 PM है, मंडे टू फ्राइडे।
मंडे टू फ्राइडे। यूट्यूब की क्लास का टाइमिंग है 10 बजे। आज रहेगा 9 बजे से। आज रहेगा 9 बजे से। ध्यान रखो भाई, आज 9 PM पर है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, बता देना चाहता हूँ। आज 9 बजे से है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, सभी को बता देना चाहता हूँ, लाइव आना बहुत जरूरी है। एमसीक्यू के साथ साथ टॉपिक पढ़ेंगे। पहले आप लोगों ने जो पढ़ा है उसका टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आगे टॉपिक पर चलेंगे। करेक्ट आंसर देना होगा आज आपको सबको यूट्यूब पर, ठीक है? ध्यान रखिएगा। एमसीक्यू प्लस आगे की थ्योरी। इसका आंसर 2 हर्ट्स हो जाएगा भाई। ओमेगा दिया गया है आपको 4 पाई, ओमेगा टी आपको दिया गया है 4 पाई टी, तो टी से टी कैंसिल। 2 पाई f इज इक्वल्स टू 4 पाई। सो आपका हो जाएगा f इज इक्वल्स टू 2 हर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बॉर्डन ट्यूब। यूट्यूब का लिंक दीजिए सर। वाईफाई स्टडी चैनल पर जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा, नहीं तो रात में 10 बजे आ जाइएगा। रात में 9 बजे आ जाइएगा। आज रात में 9 बजे अपने आप आ जाइएगा, आपको मेरी क्लास लाइव मिल जाएगी वहां पर, ठीक है? मेरे पास खुद ही लिंक नहीं आता यार, मैं खोज रहा था, अभी मुझे खुद की क्लास नहीं मिली। बॉर्डन ट्यूब की क्लास, बॉर्डन ट्यूब जो है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इलिप्टिकल। इसने इसको शेप पूछना चाहिए था, इसने क्रॉस सेक्शनल एरिया पूछा है। द वोल्टेज ऑफ अ पर्टिकुलर बस कैन बी कंट्रोल्ड बाई कंट्रोलिंग द। अच्छा सवाल था ये। डी आंसर इज राइट। रिएक्टिव पावर ऑफ द बस। आपको मालूम होना चाहिए कि वोल्टेज डिफरेंस पर ही रिएक्टिव पावर फ्लो डिपेंड करेगा, है ना? वोल्टेज डिफरेंस पर रिएक्टिव पावर फ्लो डिपेंड करेगा, है कि नहीं? तो अगर वोल्टेज डिफरेंस हम कंट्रोल कर लें तो रिएक्टिव पावर को कंट्रोल किया जा सकता है। फेज एंगल इज नॉट रिक्वायर्ड। फेज एंगल इज नॉट रिक्वायर्ड। फेज एंगल इज फॉर एक्टिव पावर ओनली। फेज एंगल इज फॉर एक्टिव पावर ओनली। ओके, सो करेक्ट आंसर शुड बी डी। नेक्स्ट। Which of the following is not a part of brushless excitation scheme used for synchronous machines? ये क्या है भाई? क्वेश्चन में ही पूछ ले रहे हो, क्वेश्चन में ही आंसर बता दे रहे हो। लेकिन फिर भी कई सारे लोग नहीं समझ पाए। अरे रे, इसने पूछा है ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम में इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है। तो ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम में ब्रश नहीं होता, और क्या, एज सिंपल एज दैट। ब्रशलेस, इस ब्रश नहीं है, परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल किया गया है। ब्रशेस इज द राइट आंसर ना। वाई द थ्री फेज अल्टरनेटर? हाँ, नॉट बोला है। सो नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रशलेस एक्साइटेशन स्कीम ब्रशेस। पायलट एक्साइटर, मेन एक्साइटर, थ्री फेज अल्टरनेटर, ये सारे एक्साइटेशन सिस्टम के उदाहरण हैं। देखो देखो देखो, सुनो मेरी बात समझो मिस्टर प्रबुद्ध घोष, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम में इनमें से क्या नहीं होता है, ये पूछ रहा है। तो जब एक एक्साइटेशन सिस्टम की बात की जाएगी, ब्रशलेस का मतलब क्या बता रहा है? ब्रशलेस का मतलब ब्रश नहीं है, तो ब्रश नहीं होता ना ब्रशलेस में, वही तो कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रशलेस एक्साइटेशन स्कीम? सो दैट इज ब्रशेस। ब्रशेस आर नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रशलेस एक्साइटेशन स्कीम। फिर से एक बार आंसर दोबारा सुनो। ब्रशेस आर नॉट अ पार्ट ऑफ, ब्रशेस आर नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रशलेस एक्साइटेशन स्कीम। अब ठीक है, फिर से सुनो। अब आप कह रहे हैं कि थ्री फेज अल्टरनेटर,
सो थ्री फेज अल्टरनेटर में हम ब्रशलेस एक्साइटेशन स्कीम का प्रयोग करते हैं ना। ब्रशलेस थ्री फेज अल्टरनेटर में हम ब्रशलेस एक्साइटेशन स्कीम का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते? हाँ ऑब्वियसली। तो क्या नहीं हुआ फिर? क्या नहीं हुआ? मेन एक्साइटर में भी ब्रशेस का उपयोग करते हैं, पायलट एक्साइटर में भी ब्रशेस का उपयोग करते हैं, थ्री फेज अल्टरनेटर में भी ब्रशेस का उपयोग करते हैं। इसमें से किस में ब्रशेस का उपयोग नहीं करते? मतलब ब्रशलेस एक्साइटेशन स्कीम में ब्रश नहीं होना, मतलब बी ऑप्शन इज राइट ना। ब्रशेस का उपयोग थोड़ी किया जाएगा इसमें। अब समझे क्या? चलिए नेक्स्ट। इन अ डीसी मोटर द मैकेनिकल आउटपुट पावर एक्चुअली कम्स फ्रॉम। 15 seconds. Next question. Which of the following voltage level is a valid secondary voltage distributing system? सेकेंडरी वोल्टेज के बारे में बोला है। करेक्ट आंसर इज ए, 415 वोल्ट से 240 वोल्ट। दिस इज योर सेकेंडरी वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम। बताओ भाई क्या आंसर है इसका? 30 सेकेंड्स। 115 क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 115 क्वेश्चन के आंसर में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सेल्फ लूप। सिग्नल फ्लो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में एक लूप सिंगल ब्रांच में किसी सिंगल नोड पर उसी पर एंड शुरू हुआ है, उसी पर एंड हो गया है, तो उसको हम कहते हैं सेल्फ लूप। अच्छा, ये इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर है सर। इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर बता तो दिया था, बी आंसर अभी मैंने वो तो कर दिया था ना। मैकेनिकल आउटपुट पावर किधर से आती है? इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर से आती है। रेजिस्टेंस स्विचिंग इज नॉर्मली रीस्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर। ये तो बहुत बार करवाया हुआ है, इसमें तो गलती नहीं होनी चाहिए, सॉरी। 15 सेकेंड्स, चलो 30 सेकेंड्स दे दिए। मनोज कुमार कह रहे हैं सर रॉन्ग ज्यादा हो रहे हैं। देखिए सर, रॉन्ग ज्यादा होना मींस कंपटीशन से बाहर होना, सीधा सा मतलब है। रॉन्ग सही करने का कारण ढूंढो कि कैसे सही होंगे, है ना? कैसे सही होंगे? पढ़ के सही होंगे, पढ़ना पड़ेगा। अभी आप बाकी सभी लोगों के देखिएगा, बाकी सभी लोगों के देखिएगा कि किसके किसके सही हो रहे हैं और किस वजह से सही हो रहे हैं। उनसे स्ट्रैटेजी पूछो, उनसे उनसे पर्सनल डिस्कशन करो कि कैसे इंप्रूव हो सकते हैं हमारे मार्क्स। आप अपने दोस्तों से भी थोड़ा बहुत सजेशन लेते रहा करिए। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर्स, रेजिस्टेंस स्विचिंग इज नॉर्मली रीस्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर्स? करेक्ट आंसर इज एयर ब्लास्ट, डी आंसर इज राइट। मैं बताऊं? मैं भी बताऊंगा। रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर है, ये क्या है भाई? करो करो भैया, कमाल है हमारे, धन्य हो, गजब। बताते हैं बताते हैं। 27% लोगों ने जो काम किया है, ये भी पीजीसीएल ने भी वही काम किया है। 27% लोगों ने, 26% लोगों ने जो काम किया है वही पीजीसीएल ने किया है। पीजीसीएल ने इसका आंसर दिया है ए, 0.48। पीजीसीएल ने इसका आंसर दिया है 0.48। करेक्ट आंसर इज 1.21। ओके, 121% ट्रिपल होता है, 48% होता है फुल वेव रेक्टिफायर का।
सो करेक्ट आंसर है एफिशिएंसी होती है 40.6%। इफिशियंसी होती है 40.6%। ओके, कौन कह रहा है एफिशिएंसी? मिस्टर आदर्श। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ एन आरएल सर्किट इज, आरएल सर्किट का इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है? करेक्ट आंसर इज डिकेइंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखो, सी एस ट्रांसफर फंक्शन अगर बेसिक से शुरू करने के लिए आपका वीडियो कहाँ पे मिलेगा? सीक्वेंस अगर एक प्रेफरेंस मैनर में पढ़ोगे, सीक्वेंशियल मैनर में पढ़ोगे मिस्टर विक्रम कर्माकर, तो आपको अनअकैडमी का एसएससी सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जिसमें आपको सारी चीजें एक सीक्वेंस में मिल जाएंगी बेसिक से एंड तक। ठीक है, अब यहाँ पर कंट्रोल सॉरी, जो सी एस है ट्रांसफर फंक्शन है, वो ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? 1/1 + R + SL होगा। और यहां से आप आर कॉमन, एल कॉमन ले लीजिए। एल कॉमन ले लेने पर आपका क्या हो जाएगा? 1/L। और ये हो जाएगा S + R/L। अगर आप इसका इनवर्स लाप्लास लेते हैं तो इनवर्स लाप्लास क्या आएगा? 1/L इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन नहीं, 1/L e⁻t इंटू R/L। आप ये कह सकते हो क्या कि T/τ, ये कह सकते हो? बोलो T/τ। एक्सपोनेंशियल डिकेइंग एक्सपोनेंशियल आ रहा है कि नहीं आ रहा? e⁻t/τ, तो e⁻−τ आ रहा है, -t/τ आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि रिस्पॉन्स डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है, घट रहा है, एक्सपोनेंशियली घट रहा है। सो करेक्ट आंसर वुड बी सी। आया समझ में? आरसी सर्किट में वहां पर अलग ट्रांसफर फंक्शन निकाल के कर लो। आरसी सर्किट में हो जाएगा 1/R + 1/SC। So what you have to do is take LCM, एलसीएम ले लीजिए। सो ये हो जाएगा SC डिवाइडेड बाई SCR+1। RC कॉमन ले लीजिए, SC RC कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा S+1/RC, S+1/RC। C से C कैंसिल। अब ये हो जाएगा S इंटू 1/R डिवाइडेड बाई S+1/RC। अब इसको क्या करो ना, ये भी ये राइजिंग एक्सपोनेंशियल आएगा, ये राइजिंग एक्सपोनेंशियल आएगा आरसी सर्किट में, क्योंकि आपको इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करना होगा। मिस्टर दीपक, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कीजिए, दो टर्म निकालिए, फिर उसके बाद आप पाएंगे कि वो आएगा 1 - e⁻−t/τ। सो राइजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा, बढ़ता हुआ, चार्ज होता हुआ, उल्टा आएगा, जस्ट इसका अपोजिट। ए आंसर इज राइट, सॉरी बी आंसर इज राइट फॉर आरसी, सी इज राइट फॉर आरएल सर्किट। Once SCR starts conducting a forward current, its gate loses control over। पोल ये रहा। हाँ, क्या पूछ रहे हो मिस्टर विक्रम कर्माकर? वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल है, एक वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल है, जहां पर आपको सारी चीजें बेसिक से मिल जाएंगी। बेसिक इलेक्ट्रिकल से शुरुआत की थी मैंने, उसको खत्म किया है वहां पर। बेसिक इलेक्ट्रिकल आपको वहां पर मिल जाएगा, पावर सिस्टम आपको लिस्ट में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आपको वहां पर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और पुरानी प्लेलिस्ट पर जाओगे तो मेजरमेंट भी मिल जाएगा, पुरानी प्लेलिस्ट पर जाओगे तो मेजरमेंट भी मिल जाएगा, मशीन भी मिल जाएगा, पुरानी आरआरबी जेई की प्लेलिस्ट पर जाओगे। लेकिन काफी खोजना पड़ेगा आपको, यूट्यूब पर काफी खोजना पड़ेगा, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप एसएससी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, वहां पर सारी चीजें अवेलेबल है, सीक्वेंशियल मैनर में अवेलेबल है, आपको कुछ खोजना नहीं पड़ेगा। सी आंसर इज राइट। एक बार इस सीआर ने कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया तो
वो गेट सर्किट जो है वो एनोड सर्किट वोल्टेज पर और एनोड सर्किट करंट पर अपना कंट्रोल खो देता है, लूज कर देता है। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप। बताओ भाई क्या आंसर है इसका। एक तो एनटीपीसी का एनालिसिस ही नहीं, पता नहीं कौन से जन्म में खत्म होगा ये। अभी तो सिंग एक ही फेज हुआ है, अभी तो दूसरा फेज बाकी है। करेक्ट आंसर इज सी, 1 and 1.5 वोल्ट। लगभग 1 वोल्ट से लेके 1.5 वोल्ट के आसपास जो होता है वो ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप होता है। सी आंसर इज राइट। कोई डाउट है इसमें किसी को? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप जो है वो इतना तो होगा नहीं, 100 से 110, 240 से 250 नहीं होगा। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट अ थायरिस्टर इज एसोसिएटेड विथ। अरे मैं सेकेंड टीयर की बात कर रहा हूँ भाई, सेकेंड टीयर की बात कर रहा हूँ। एनटीपीसी का भी पहला टीयर एग्जाम हो रहा है ना, वो भी 5 फेज में हो रहा है। मैं सेकेंड टीयर की बात कर रहा हूँ, वो भी होगा कई फेजेस में। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में थायरिस्टर किससे एसोसिएटेड होता है? हाँ, ये कॉमा है, करो। करेक्ट आंसर इज लो करंट एंड लार्ज वोल्टेज। बी आंसर इज राइट। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में वो लार्ज वोल्टेज को ब्लॉक कर पाएगा, लो करंट उसमें पास करेगा। गेट करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, गेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ थायरिस्टर। वीजी और आईजी के बीच में spread has a spread between two curves of VG and IG. C भी तो सही है, is a curve between VG and IG। मतलब ये यही कहना चाह रहा है कि VG और IG के बीच में कर्व बनता है, VG और IG के बीच में कर्व बनता है, उसको गेट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। अरे रुको रुको रुको, पीएस भीमरा में क्या दिया है वो नहीं है। वाई डी इज करेक्ट मिस्टर आशीष सोनी। अरे भाई मुझे अपने ही नाम बोलने में लगता है कि मैं किससे पूछ रहा हूँ। ओह यस, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। करेक्ट आंसर इज, हाँ करेक्ट आंसर इज डी। वाई इट इज डी? इसमें दो कर्व होते हैं, बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व के बीच में होता है, एक मिनिमम कर्व एक मैक्सिमम कर्व, इसके बीच में ड्रॉ होती है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अरे वीजी मैक्सिमम और वीजी मिनिमम के बीच में मिलेगा ना, वीजी मैक्सिमम और वीजी मिनिमम के बीचों बीच जो कर्व मिलेगा उसको हम बोलेंगे गेट कैरेक्टरिस्टिक्स।
सो करेक्ट आंसर वुड बी डी. करेक्ट आंसर वुड बी डी, नॉट सी. ठीक है ना. हैज अ स्प्रेड बिटवीन टू कर्व्स बिटवीन वीजी एंड आईजी. Next, turn on time for an SCR is 10 microseconds. If an inductance is inserted in the anode circuit, then the turn on time will be. अगर इंडक्टेंस को इंसर्ट कर दिया तो टर्न ऑन टाइम क्या हो जाएगा? अच्छा सवाल है. Yes, correct answer is more than 10 microseconds. Why it is more than 10 microseconds? क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो इंडक्टर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का अपोज करता है. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का जब अपोज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि करंट बढ़ने का विरोध करेगा, तो टाइम ज्यादा लगेगा उसको. डिस्चार्जिंग कम नहीं हो जाएगी, उसको पीक पर पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा ना, क्योंकि इंडक्टर आपने डाल दिया तो इंडक्टर अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, तो उसको पीक पर पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा. मोर देन 10 माइक्रोसेकंड वुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, टर्न ऑफ टाइम ऑफ एन एससीआर इज मेजर्ड फ्रॉम द इंस्टेंट. टर्न ऑफ टाइम कहां से मेजर करते हैं? बताइएगा. एनोड, मुझे मालूम था सी करोगे. एनोड वोल्टेज को जीरो क्यों कर दिया भाई? बड़ा ऑप्शन, लेंदी ऑप्शन, सही आंसर तो होएगा ही. है है ना. सो करेक्ट आंसर इज ए ओनली. एनोड करंट जब जीरो होने लगे, जब दोबारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी को अचीव करने लगे, है ना. तो करंट जीरो जिस इंस्टेंट से होने लगेगा, वहां पर एनोड वोल्टेज राइज करने लगेगा. वो कम नहीं होगा, वो जीरो नहीं होगा. दोनों एक साथ जीरो हो गए तो फिर कैसे? समझ रहे हो ना. एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा. सो करेक्ट आंसर इज ए, नॉट सी. टर्न ऑन टाइम ऑफ एससीआर is in series with RL circuit can be reduced by. Turn on time of an SCR in series with RL circuit can be reduced by. टर्न ऑन टाइम को अगर हमको कम करना है ना. हाँ, ठीक है. हाँ ठीक है, करो. अभी अभी बताया है ये. अरे टाइम कैसे बढ़ गया? अरे तो रीजन नहीं बताऊं? रीजन नहीं बताऊं? अगला क्वेश्चन मुझे क्या मालूम, उसी पर बेस्ड रहता है. करेक्ट आंसर इज, ओ ठीक है नहीं बताता. करेक्ट आंसर इज डी, डिक्रीजिंग एल. ऑब्वियस सी बात है, अभी अभी बताया कि अगर किसी आरएल सर्किट में आप इंडक्टेंस ज्यादा बढ़ाओगे तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का अपोज करेगा, तो टर्न ऑन टाइम बढ़ जाएगा. इंडक्टेंस को आपको घटाना है, क्योंकि यहाँ पर टर्न ऑन टाइम को आपको घटाना है, रिड्यूस करना है, तो इसके लिए आपको इंडक्टेंस कम करना होगा ताकि वो अपोज ना करे और करंट जो है वो बहुत जल्दी पीक पर पहुंच जाए. करेक्ट आंसर इज डी. टर्न ऑन टाइम ऑफ एससीआर कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग अ. गुड क्वेश्चन. करो. पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की जिसने भी स्पेशल क्लासेस अटेंड की हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, एक भी छूटना नहीं चाहिए. करेक्ट आंसर इज ए, रेक्टेंगुलर पल्स ऑफ हाई एम्पलीट्यूड एंड अ नैरो विड्थ.
व्हाट आई हैव टोल्ड यू, डी आई जी बाई डी टी कैपेबिलिटी, ये समय कम होना है और ये रेट ज्यादा होना है, तभी डी आई ए बाई डी टी कैपेबिलिटी ज्यादा होगी, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ एनोड करंट ज्यादा होगा जब रेट ऑफ चेंज ऑफ गेट करंट ज्यादा होगा। रेट ज्यादा होने के लिए विड्थ कम होना है और एम्पलीट्यूड ज्यादा होना है। तो करेक्ट आंसर वुड बी ए। आया समझ? नेक्स्ट, ये बताओ भाई, अच्छा सवाल है ये भी। ये लोग 1 सेकंड में आंसर कैसे दे देते हैं? 1 सेकंड में आंसर ऐसे दे देते हैं क्योंकि पढ़ा हुआ होता है। ज्योति वर्मा ने 2.4 सेकंड में दे दिया, आरती सुची ने 3.5 ने, निशी 6.9 सेकंड्स, इसीलिए दे देते हैं। करेक्ट आंसर इज ए। IG2 must be greater than IG1 must be greater than IG0. A answer is right. Static VI characteristics of an SCR with different gate drives applied to the gate are indicated by this. अरे इसमें समझा क्यों नहीं? ये ये कम कैसे होता चला जाता है? ये कम कैसे होता चला जाता है? जब आप IG2, this one is IG2, this one is IG1, this one is IG0. So this, ये सारे के सारे जब आप गेट करंट का रेट बढ़ाते जाओ तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका थर्स्टर पहले ऑन हो जाएगा, आपका थर्स्टर पहले ऑन हो जाएगा। So correct answer is A. Static VI characteristics of an SCR with different gate drives applied to the gate are indicated by IG2, IG1 and IG0. इसने सिंपली ये पूछा था कि हम गेट करंट के मैग्नीट्यूड को अगर बढ़ाएं, मतलब कौन सा सीक्वेंस सही है इसमें अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन सी कैरेक्टर्स, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपके गेट करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ने पर कंडक्शन पर पहले पहुंच जाता है ना, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ना कि वोल्टेज के मैग्नीट्यूड पर बढ़ने पर ऐसा होता है। वोल्टेज के मैग्नीट्यूड पर बढ़ने पर वो ब्रेक ओवर पर पहुंचेगा। आप एनोड टू कैथोड वोल्टेज बढ़ाते हो, ना कि गेट टू कैथोड वोल्टेज बढ़ाते हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? आप एनोड टू कैथोड वोल्टेज बढ़ाते हो, ना कि आप गेट टू कैथोड, गेट से आप गेट करंट से आप कंट्रोल करते हो, है कि नहीं, गेट करंट से। सो करेक्ट आंसर वुड बी ए। नेक्स्ट, इन अ थायरिस्टर द मैग्नीट्यूड ऑफ एनोड करंट विल। मिस्टर यतेंद्र कुमार, अभी स्टार्टिंग में हम लोगों ने मिक्स क्वेश्चन कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये 10वां क्वेश्चन है, ये खत्म है, इसके बाद करो इसको। द मैग्नीट्यूड ऑफ एनोड करंट विल क्या होगा भाई? हाँ, करेक्ट आंसर इज, अरे रुको दादा, जल्दीबाजी, पढ़ने तो दो मेरे को। रॉन्ग पोल, मालूम था मुझे, तुम तो बोलोगे ही रॉन्ग पोल, क्योंकि तुम्हें जो पिटन, तुम्हें एक आध बार कुटना उठना जो है। एक क्वेश्चन भी करवाया था इसका मैंने, एक क्वेश्चन भी करवाया था इसका मैंने, और मैंने बताया था कि एनोड करंट का मैग्नीट्यूड कंडक्शन के बाद और कंडक्शन से पहले मतलब नहीं है मिस्टर आदर्श। मतलब ये है कि एनोड करंट का मैग्नीट्यूड गेट करंट के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता, रेट पर डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड पर नहीं, रेट पर डिपेंड करता है ना। तो रेट आपका कम होगा तो उसका भी रेट, अगर रेट डी आई जी बाई डी टी रेट कम होगा तो डी आई ए बाई डी टी का रेट भी कम होगा, है ना। नॉट चेंज विद एनी वेरिएशन इन गेट करंट। करेक्ट आंसर इज डी। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय। और हाँ, सब्सक्रिप्शन के लिए मैं बार बार बता दे रहा हूँ आपको कि आपके प्राइसेस जो हो रहे हैं वो बहुत जल्दी 5% मिलेगा सिर्फ डिस्काउंट में। ये 10 कोड लगाते हो आशीष 10 तो आपको मिलता है 10%। 6,500 का है ये, 1 साल का 6,500, और 6,500 का मिलता है आपको 5,850, 5,850। अभी जल्दी, ये 5% डिस्काउंट के बाद कितना हो जाएगा भाई? ये है आपका रिजल्ट, देख लीजिए। 36 क्वेश्चन में से 28 राइट हैं ज्योति वर्मा के। वेरी गुड परफॉर्मेंस ज्योति, आज आप टॉप पे हैं।
और बाकी सभी लोगों की परफॉर्मेंस भी उसके हिसाब से है। 2 ज्योति आज टॉप पे हैं, टॉप 3 में 2 ज्योति हैं। क्या बात है, क्या बात है। अरे एक ही आईडी से तो नहीं चला रही थी 2 लैपटॉप? ज्योति वर्मा और ज्योति कुमारी, पता चला अलग अलग लैपटॉप में लेके बैठी हो। इधर भी दबाया, इधर भी दबाया, नहीं ना? अलग ही अलग हो ना? हाँ तब ठीक है। करेक्ट आंसर इज, अरे करेक्ट आंसर बोल रहा हूँ, ये खरीद लो भाई, जिसको जिसको लेना हो। बाय बाय।